हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि यदि आपको एंड्रॉयड की ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है बेसिक टू एडवांस, या फिर आपको मोबाइल फ़ोन की एज ग्लास या आईफोन की जो क्रैक्ड ग्लास को रिपेयर करने की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। आज मेरे पास है एक ओप्पो का A54 मॉडल, और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सेट टर्न ऑन नहीं हो रहा, मतलब डेड है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस करके दिखाऊंगा कि अगर कोई भी डेड फ़ोन आता है तो उसको बूट सीक्वेंस के थ्रू किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी कोई डेड फ़ोन आता है तो सबसे पहले हम उसको डीसी पावर सप्लाई पे अटैच करते हैं, ठीक है। और इस पे देखते हैं कि क्या फ़ोन में शॉर्ट सर्किट है या फ़ोन में क्या दिक्कत है। तो इसको हम सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डीसी मशीन को 4 वोल्ट और 3 एम्पियर पे किया है। आप इसको 3 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए मशीन को 4 वोल्ट और 5 एम्पियर पे किया हुआ है, ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम डीसी मशीन पे लगाते हैं फ़ोन को। तो देखिए मैंने डीसी मशीन पे फ़ोन को कनेक्ट किया है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन को डीसी पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं लिया है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं है, मतलब इसकी जो बीबेट लाइन है और वीपीएच लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। चलिए मैं ऑन ऑफ को प्रेस करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये जैसे ही मैं ऑन ऑफ को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है 0.039 से 55 तक डीसी एम्पियर कंजप्शन होता है, और जब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो देखिए 0 हो जाता है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं। जैसे ही ऑन ऑफ को दबाता हूँ मैं तो देखिए 36 से 56 के आसपास का एम्पियर का कंजप्शन है। ये देखिए 25, 56, 39, और रिलीज़ करने पे ये 0 हो जा रहा है। तो ये डेड फ़ोन है, इसको बोलते हैं लो बूटिंग के फ़ोन्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस फ़ोन को एक बार आई चार्जर पे कनेक्ट करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं आई चार्जर पे कनेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं, तो बैटरी लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं बैटरी लगाते हैं यहाँ पे 0.7 एम्पियर का कंजप्शन है। तो आपको पता होगा, काफ़ी बार कहा जाता है कि अगर 0.5, 0.6, 0.7 का अगर एम्पियर कंजप्शन होता है तो इसको हम समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हो सकता है फ़ोन पोर्ट बना ले, सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब जो चीज़ें होती है ना आई चार्जर वाली, ये हर फ़ोन के लिए सेम एप्लीकेबल नहीं होता है कि हर फ़ोन में 0.5 ले लिया तो सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी, सेट पोर्ट बना लेगा, ईएमएमसी की दिक्कत होगी। तो चीज़ें बदलती रहती है चिपसेट और फॉल्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए 0.7 ले रहा है, लेकिन ये लो बूटिंग का फ़ोन है, मतलब डेड है। तो प्रोबेबली मुझे पूरी उम्मीद है कि पोर्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लो बूटिंग है। तो चलिए अब इसको डायग्नोसिस करते हैं कि इसके फॉल्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बार। तो ये मेरे पास है ओप्पो का A54। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड की कंडीशन दिखा दूं। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड में ऑलरेडी पावर आईसी के आसपास कुछ काम हुआ पड़ा है, और आप देख सकते हैं कि जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो भी यहाँ पे निकले पड़े हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से एक कंपोनेंट मिस है, ये वाला, और यहाँ पे कुछ फ्लक्स है, यहाँ पे काम हुआ पड़ा है, ठीक है। और बोर्ड के पीछे का बैक देखते हैं कि पीछे कुछ काम हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पे कोई भी काम हुआ नहीं है, अभी आप देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर कोई भी डेड फ़ोन आता है आपके पास तो इसको किस तरीके से डायग्नोसिस करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी डेड फ़ोन अगर आए तो ये लो बूटिंग का फ़ोन है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसका बीबेट भी ठीक है और वीपीएच भी ठीक है, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो सबसे पहले फ़ोन को अपन को कनेक्ट करना है यहाँ पे, और हमें एक बार यहाँ पे चार्जिंग वाला B2B जो कनेक्टर है उसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और हमें एक बार चार्जर को इंसर्ट करना है। तो देखिए मैं चार्जर इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चार्जिंग लगाना है। और चार्जिंग लगाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है किसी भी टेक्नीशियन का, कि सबसे पहले आप इसका एक बार बीपीएच चेक करें कि बीपीएच स्टेबल है कि नहीं। तो मैं मल्टीमीटर को डीसी मोड पे करता हूँ, ठीक है, डीसी रेंज पे, और एक बार हम बीपीएच चेक करते हैं।
तो बीपीएच चेक करने के लिए एक बार हम चार्जिंग आईसी पे जा सकते हैं, लेकिन इसका सील्ड ओपन नहीं है, तो हम पावर आईसी के आसपास भी चेक कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे बीपीएच बनता है, मतलब आता है पावर आईसी को ऑन होने के लिए, तो यहाँ भी बीपीएच चेक कर सकते हैं। तो एक बार बीपीएच चेक करते हैं तो बीपीएच बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब चेक किया तो ये बीपीएच का कैप नहीं है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 4 वोल्ट के आसपास बन रहा है। तो इस फ़ोन में बीपीएच बन रहा है और आप देख सकते हैं कि बीपीएच स्टेबल भी है। तो पहला हमारा यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किसी भी फ़ोन में सबसे पहले हम बीपीएच चेक करें। बीपीएच चेक करने के बाद भी बीपीएच स्टेबल है, आप देख सकते हैं बीपीएच बन रहा है। इसके बाद से जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन होते हैं इसके अंदर आपको चेक करना चाहिए ऑन ऑफ स्विच की वोल्टेजेस, ऑन ऑफ स्विच पे कितना वोल्टेज बन रहा है। लेकिन चूंकि इस फ़ोन को मैंने डीसी पावर पे लगाया था और डीसी पावर पे लगाने के बाद ट्रिगर ले रहा है तो ऑन ऑफ भी वोल्टेज बन रहा है। इसके बाद अगर आप इसका बूट सीक्वेंस पढ़ोगे, अगर आप मीडियाटेक का MT6357 CRB का अगर बूट सीक्वेंस पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑन अप पे वोल्टेजेस बनने के बाद इस पे वी रेफरेंस का एक कैपेसिटर होता है, उस पे 1.2 बनते हैं। फिर वी आरटीसी का एक कैपेसिटर होता है जिस पे 2.8 बनते हैं। इसके बाद वी एक्सओ की एक वोल्टेज बनती है 2.8 और वी आई यू एक्स जैसे करके 2 4 5 कैपेसिटर पे वोल्टेज बनती है। ये जो लाइन है कहीं आती जाती नहीं है, इसमें से अगर एक भी कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में भी सेट डेड हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बग बननी शुरू होती है। तो उन कैपेसिटर्स पे वोल्टेज चेक करने के लिए अपन को सर्किट होना ज़रूरी है। तो अभी हम सर्किट नहीं ओपन करेंगे, पहले एक बेसिक फंडामेंटल देखते हैं। तो हम डायरेक्ट बक को चेक करते हैं कि इसकी बक बन रही है कि नहीं। ठीक है, तो बक वोल्टेजेस चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारी पावर आईसी है इसके पास 5 कॉइल है, 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। तो कोई भी फ़ोन हो, वीवो का, ओप्पो का, रेडमी का, टेक्नो का, इन्फिनिक्स का, अगर उसमें MT6357 CRB लगी है तो उसके पास 5 बक कॉइल होती है। पहली जो कॉइल होती है वो हाई एलडीओ की होती है जिस पर 2.05 बनता है। मीडियाटेक में इसको VS1 के नाम से जानते हैं। दूसरी कॉइल होती है उस पर वी कोर की होती है, उस पर भी 0.6 से 1.2 बनता है। तीसरी मॉडेम की होती है CPU के लिए, उस पर भी 0.6 से 1.2 बनता है। चौथी होती है वी प्रॉक, उस पर भी 0.6 से 1.2 बनता है। और पांचवी कॉइल होती है VPA की, ये 4G PA के लिए होता है। इस पर वोल्टेज नहीं बनती, इस पर वोल्टेज बनती है सेट में सिम लगाने के बाद। तो यहाँ पे डेड फोन है तो आप पहले बग चेक करो। तो इससे ये समझ में आता है कि 5 कॉइल में से एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनेगी, बाकी बची 4 कॉइलों पे वोल्टेज बननी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि इसकी बग सप्लाई बन रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को DC 20 पे करते हैं, जैसा कि DC 20 पे है ही है। DC सप्लाई चेक करनी है तो मैं मल्टीमीटर के आगे एक ब्लेड लगा लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से वोल्टेज को चेक कर पाऊँ। तो सबसे पहली वोल्टेज देखिए हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हाई LDO बन गई और हाई LDO जो बन रही है आप देख सकते हैं 2.05। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई LDO बनने के बाद वोल्टेज में फ्लक्चुएसन हो रहा है। 2 वोल्ट जाता है फिर 1.4 आ जाता है, ये देखिए 1.4 हो जाता है। ये बक स्टेबल होनी चाहिए। दूसरी वोल्टेज चेक करते हैं CPU की 0.6 से 1.2। तो 0.7 तो बन गई, 0.8 बन गई, लेकिन ये वोल्टेज रुक नहीं रही है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये फॉल्ट है। देखो ये स्टेबल होनी चाहिए वोल्टेज, कभी 0.7 कभी 0.8, ये स्टेबल होनी चाहिए। तीसरी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 0.2 बन रही है, ठीक है, और कभी 0.7 बन रही है, 0.8 0.7, ये देखिए वोल्टेज में स्टेबिलिटी नहीं है। चौथी वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देखो 0.4 0.8 0.7 ऐसे करके वोल्टेज, ये भी स्टेबल नहीं है। और पांचवी कॉइल पे तो वोल्टेज बनेगी ही नहीं, ये BPA की वोल्टेज है, सिम लगाने के बाद बनती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 2 3 4 कॉइल पे वोल्टेज तो बन रही है लेकिन इसमें फ्लक्चुएसन आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने लास्ट 1 मंथ पहले बोला था कि कोई फ़ोन आएगा जिसमें बक में फ्लक्चुएसन होगा, तो उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो आज वो फ़ोन आ गया है कि जिसमें से डेड है और बक में फ्लक्चुएसन हो रहा है। तो इसको किस तरीके से डायग्नोसिस करना चाहिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस फ़ोन में आपने देखा कि बक में फ्लक्चुएसन हो रहा है।
तो आज से आपको जितने भी डेट फ़ोन आते हैं ना, तो एक अप्रॉक्स 10 में से 4 फ़ोन तो ऐसे आएंगे जिसमें बग में फ्लक्चुएसन होगा, और ये फॉल्ट बड़ा सीरियस फॉल्ट है। इसको रिपेयर करने के लिए आपको एक सर्किट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बग का फ्लक्चुएसन अगर हो तो हमें किन किन जगहों पे अटैक करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपका टाइम नहीं खराब होगा, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में बग में फ्लक्चुएसन होगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि सेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि बग स्टेबल नहीं होगी तो फिर एलडीओ सर्किट स्टेबल नहीं होगा, फिर पीएस होल्ड नहीं बनेगा, सीपीयू ऑन नहीं होगा तो सेट ऑन नहीं होगा, और सेट आपका लो बूटिंग पे चला जाएगा, डीसी में लो बूटिंग लेगा। तो जब भी बग स्टेबल ना हो तो हमारा पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या है कि जब भी आप लोग बग चेक करें, तो देखिए अभी मैंने जब बग चेक किया था तो बैटरी यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया था, तो बैटरी कनेक्ट करके बग को चेक कीजिए। क्योंकि मैंने कुछ फ़ोन देखे हैं जो ऑन होते हैं और हम जब बिना बैटरी के चेक करते हैं तो बग में फ्लक्चुएसन होता है, लेकिन बैटरी लगा के जब ऑन करते हैं तो स्टेबल हो जाती है, तो वो फॉल्ट नहीं है। तो कभी भी बग में फ्लक्चुएसन हो तो एक बार आप बैटरी लगाइए, फिर चार्जर लगाइए और फिर चेक कीजिए। अगर अभी भी बग में फ्लक्चुएसन हुआ तो मान लेंगे हाँ बग में फॉल्ट है। तो चलिए तो देखते हैं कि अब बग में फ्लक्चुएसन होता है कि नहीं। देखो बैटरी लगा लिया और चार्जर लगा लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो बग यहाँ पे देख सकते हैं बन गई 2.05, लेकिन देखिए फिर फ्लक्चुएसन में। अब हम बोल सकते हैं कि इसका जो बग वोल्टेज है इसमें प्रॉब्लम है। देखिए 1.8 हो गई, तो अब तो पक्की बात है कि फॉल्ट है। अगर अभी स्टेबल हो जाता ना तो फिर ये फॉल्ट नहीं होता। दूसरा, बग में फ्लक्चुएशन क्यों होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको ना एक बूट सीक्वेंस के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ मीडियाटेक के फ़ोन की, तो यहाँ पे आपका बूट सीक्वेंस बोलता है कि जब अपन पावर की दबाते हैं, प्रेस करते हैं या फिर चार्जर लगाते हैं, तो सबसे पहली वोल्टेज रेफरेंस की बनती है, फिर DIG बनती है, फिर VRTC बनती है, फिर VXO बनती है, और फिर VXO बन के फिर बक बनना शुरू होती है। ये बक है, VS1 कोर मॉडेम प्रॉक ये सब बक है। तो थ्योरी बोलती है कि जब पूरी बक वोल्टेजेस बन जाती है तो VIO 1.8 LDO बनती है, VEMC EMMC की 2.8 बनती है, फिर VIO 2.8 बनती है, फिर रैम की वोल्टेज बनती है, और फिर USB की वोल्टेज बनती है। उसके बाद फिर पावर IC रीसेट भी 1.8 बनाती है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बक पूरी बन रही है ना, इसके बाद कुछ LDO वोल्टेज बनती है। अगर उसमें से कोई भी LDO वोल्टेज शॉर्ट कर जाए तो उस कंडीशन में भी आपके मोबाइल फ़ोन में बक स्टेबल नहीं होगी और आपका सेट डेड हो जाएगा। तो आपका दूसरा काम ये होना चाहिए कि हमें चार्जर निकालना है फ़ोन में से। देखिए ये निकाल दिया, और यहाँ पे बैटरी भी निकाल देनी है, ये देखिए, और मैं फ़ोन को ही बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए ये निकाल लिया, और यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि ये जो पावर IC है इसके चारों तरफ देखिए बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं। तो पावर IC के चारों तरफ जो कैपेसिटर लगे हैं किस लाइन के होंगे? या तो BPH लाइन के होंगे, या फिर LDO लाइन के होंगे, या फिर कुछ ऐसे कैपेसिटर होंगे जो पावर IC के आसपास लगते हैं। तो अपन को हर कैपेसिटर पे रीडिंग लेनी है। पावर IC के पास अगर कोई कैपेसिटर, आप जितने भी कैपेसिटर को चेक करोगे, GR वैल्यू लोगे, तो एक साइड तो 0 की रीडिंग आएगी ही क्योंकि एक सीधा ग्राउंड है, लेकिन दूसरे साइड की जो रीडिंग है वो 250 प्लस के आसपास आनी चाहिए, किसी में 250, किसी में 300। लेकिन इसके चारों तरफ अगर ऐसा कोई कैपेसिटर मिल जाए जो दोनों साइड से शॉर्ट बताए, तो अपन को डायग्नोसिस करना है क्या ऐसा कोई कैपेसिटर है। क्योंकि अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट मिला तो हम ये मानते हैं कि वो LDO लाइन होगा, और उसके शॉर्ट होने से भी सेट आपके बक में फ्लक्चुएसन आएगा, सेट ऑन नहीं होगा। तो हम अंदाज पे काम करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को करते हैं डायोड वैल्यू पे। तो देखिए मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे कर रहा हूँ डायोड वैल्यू पे, तो ये मैंने कर लिया डायोड वैल्यू पे मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब देखिए, इसको ग्राउंड लगा लीजिए कहीं भी, ठीक है, और ब्लैक वाली प्रोब से चेक कीजिए पूरे कैपेसिटर्स पे। आपको कोई भी ऐसा कैपेसिटर नहीं मिलना चाहिए जो दोनों साइड से 0 रीडिंग दे रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए कितना रीडिंग दिया, 400 के आसपास। इसकी रीडिंग देखिए कितनी है, 400। इसकी रीडिंग देखिए कितनी है, 400। तो इसको हम शॉर्ट नहीं मानेंगे। इसके 300,
तो इस तरीके से आपका काम है एक एक करके पूरे कैपेसिटर्स को चेक करना, पूरे मतलब पूरे। आप पेशेंस के साथ फटाफट पूरे कैपेसिटर को चेक कीजिए। भाई साहब कोई भी आपके पास ऐसा कैपेसिटर नहीं आना चाहिए जिसकी रीडिंग दोनों साइड से 0 0 आए। तो आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर 0 0 रीडिंग आई, लेकिन जब दूसरे साइड से चेक करता हूँ तो 400 की रीडिंग आती है। चूँकि ये 5 डिजिट का मल्टीमीटर है इसीलिए 1000 में आ रही है। 339 देखो यहाँ पे, ये पूरा आपको रीडिंग चेक करते जाना है एक एक कैपेसिटर की। मतलब इसके आसपास जितने भी कैपेसिटर लगे ना, आपको सबकी रीडिंग लेनी है। देखिए सबकी रीडिंग लेनी है आपको। आप देख रहे हैं ऐसे करके आपको हर कंपोनेंट की, आप इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि हम जिस भी पिन कैपेसिटर की रीडिंग ले रहे हैं वो किसी एलडीओ लाइन का हो सकता है, हालांकि बीपीएच लाइन का भी हो सकता है। तो ऐसे अंदाज पे आपको सबकी रीडिंग लेनी है। ये वाले कैपेसिटर तो बक लाइन के हैं। तो अभी प्रोबेबली मैंने जितना भी चेक किया है, अभी ऐसा कोई कैपेसिटर मुझे नहीं दिख रहा है जो दोनों साइड से जिसकी रीडिंग 0 0 आती हो। ऑलमोस्ट सभी कैपेसिटर ठीक है। तो आपको भी इस पर फोकस करना है और स्पेशल फोकस करना है 1.8 पे, क्योंकि 1.8 की लाइन अगर शॉर्ट हो जाए वीआईओ की तो पूरे वक्त में फ्लक्चुएशन होती है। अब 1.8 की लाइन क्या होती है आप देखिए थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा बोर्ड न्यू दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा स्कीमेटिक से। तो मेरे पास है जैसे ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो ये है A54 और इसका मैं बिट में खोलता हूँ। तो ये वाली लाइन आप ज़्यादा फोकस करना, देखिए 1.8 वीआईओ जो पूरे फ़ोन में जाती है, इंटरनेशनल वोल्टेज है। तो यहाँ पे देखो वीआईओ की लाइन कहाँ है, तो आप देख सकते हैं वीआईओ की लाइन आपकी पीए में भी जाती है ना, हर जगह जाती है। तो इस वोल्टेज को ज़्यादा अपन को फोकस करना है, यही सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली लाइन है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा ना वीआईओ पीएमयू, देखो ये वोल्टेज ऐसी है जो पूरे यही लाइन के शॉर्ट होने से ज़्यादातर मैंने देखा है कि पूरी बक में फ्लक्चुएशन होता है। तो ये वाली जब लाइन मैंने चेक किया था, देखिए यहाँ पे कहाँ चेक कर सकते हैं, ये बड़े वाले कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं ना, ये वाले कैपेसिटर पे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड वैल्यू पे चेक कर लेते हैं अपन, ये वाला कैपेसिटर पे रीडिंग ले लेते हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट है क्या इस पर। तो जब मैं चेक करने गया तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो 0 0 है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखो 250 की रीडिंग है, मतलब ये वाली लाइन शॉर्ट नहीं है। मतलब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस लाइन के शॉर्ट होने से भी हमारे फ़ोन में बग फ्लक्चुएशन होती है, सेट डेड होता है, ये सबसे ज़्यादा आने वाला फॉल्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लाइन ठीक है, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है और पावर आईसी के आसपास भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो देखिए जब भी आपके फ़ोन में बक में फ्लक्चुएशन हो तो पहला काम क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करके चेक करना है। दूसरा काम ये करना है कि पावर आईसी के जो चारों तरफ जितने भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स होते हैं, ज़्यादा फोकस करना है एलडीओ लाइन वाले, जैसे VIO 1.8, VIO 2.8, रैम की लाइन, इनके सबके अपन को रीडिंग लेनी है। अगर कोई भी कैपेसिटर 0 0 की रीडिंग दे देता है दोनों साइड में तो वो लाइन शॉर्ट है। बिटमैप पे जाके क्लिक करके देख लो कि वो लाइन कौन सी है, ठीक है। तो अभी इस फ़ोन में देखने से नहीं लगता है कि कोई लाइन शॉर्ट है। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि मैंने काफ़ी सारे फ़ोन देखा है, जैसे एक्साइनोस है या फिर ये अपने जो क्वालकम के फ़ोन आते हैं, हालांकि ये मीडियाटेक है, उस पर ना कई बार क्या होता है कि क्रिस्टल है ना, आप देख रहे हो क्रिस्टल, इसके ख़राब होने से भी बक में फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो क्रिस्टल होता है, जैसे कि इसमें 26 मेगाहर्ट्ज़ का लगा है, अगर ये क्रिस्टल ड्राई हो जाए या ख़राब हो जाए
तो उस कंडीशन में क्लॉक जनरेट नहीं करेगा, और क्लॉक जनरेट नहीं करेगा तो फिर वो क्लॉक बीबी क्लॉक में कन्वर्ट होकर सीपीयू को नहीं जाएगी और आपकी पूरी बक फ्लैक्चुएट करेगी। लेकिन मैंने देखा है कि मीडियाटेक के फ़ोनों में कभी कभी क्रिस्टल के ख़राब होने से पूरी बक बनती ही नहीं है, इसीलिए मैं क्रिस्टल पे फोकस कम करूँगा क्योंकि ये मीडियाटेक है। लेकिन अगर ये एक्साइनोस होता वो क्वालकॉम होता तो मैं एक बार क्रिस्टल को चेंज करके देख लेता, या फिर एक बार मैं क्रिस्टल के क्लॉक को चेक कर लेता। कई बार क्रिस्टल के ख़राब होने से भी बक में फ्लक्चुएशन आते हैं। ठीक है, तो ये था स्टेप नंबर 4। अब क्या किया जाए, इसमें बक में तो फ्लक्चुएशन है, क्या किया जाए? तो मैं आपको एक और पार्ट बताता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे बक पूरी बन रही है लेकिन फ्लक्चुएट हो रही है और एलडीओ शॉर्ट भी नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि कई बार जो हमारी ईएमएमसी है, ईएमएमसी यानी ईएमएमसी या यूएफएस जो लगता नहीं है, कई बार उसको निकालने के बाद भी बक स्टेबल हो जाता है। जैसे क्या होता है, कई बार ड्रॉप डाउन केस होता है, उसमें ईएमएमसी की बॉल्स आपस में कनेक्ट हो जाती है, या मैंने कई बार देखा है कि ईएमएमसी जो होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने से भी बक में फ्लक्चुएशन होता है। तो अगर बक में फ्लक्चुएशन हो रहा है और कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है तो एक बार आप ईएमएमसी को निकाल के रख लो बाहर और फिर बक चेक करो। अगर ईएमएमसी को बाहर निकालने के बाद बक स्टेबल हो जाती है तो उस कंडीशन में आप ईएमएमसी को रिवॉल्व करके लगाओ, या फिर एक बार उसको बॉक्स में चेक करो कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ये भी एक रीज़न होता है। इसके अलावा एक और रीज़न ये होता है कि कई बार क्या होता है ना कि जो अपना सीपीयू होता है ना, सीपीयू जैसे कोई भी फ़ोन ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप डाउन केस होता है, तो सीपीयू के अंदर कई बार बॉलें आपस में जुड़ जाती है, शॉर्ट सर्किट आ जाता है, उससे भी बक फ्लक्चुएट होती है। या फिर जो सीपीयू होता है, जो वॉच डॉग होता है आखिरी में जो बनता है, अगर वो वोल्टेज मिसिंग हो जाए तब भी बक में फ्लक्चुएशन होता है। तो एक बात मेरी नोट करो कि जितने भी क्वालकॉम के फ़ोन होते हैं, प्रॉबेबली मतलब ज़्यादातर, अगर हम उसका सीपीयू निकाल के फ़ोन से बाहर रख दें और बग चेक करें तो नहीं बनेगा। क्वालकॉम के फ़ोनों में सीपीयू लगा होना चाहिए बग बनने के लिए, क्योंकि उसमें फीडबैक आता है। लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिसमें सीपीयू निकाल के रख दो तब भी बग बन जाती है क्वालकॉम में, लेकिन वो कुछ फ़ोन होते हैं। मतलब आप गांठ बांध लो कि अगर क्वालकॉम का सीपीयू निकाल के फ़ोन से बाहर रख दिया जाए और बग चेक किया जाए बिना सीपीयू के तो बग नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर एक्साइनोस के फ़ोन होते हैं, जैसे सैमसंग में एक्साइनोस के फ़ोन या फिर मीडियाटेक के फ़ोन होते हैं, अगर उसका सीपीयू निकाल के बाहर रख देते हैं बोर्ड से तो भी बग पूरा स्टेबल होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर किसी फ़ोन का बग में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो एक बार आप सीपीयू को उठा के बाहर रखो, सीपीयू को उठा के बाहर रख दो और फिर बग चेक करो। अगर सीपीयू निकालने के बाद बग बन गई तो फिर आपका सीपीयू फॉल्टी है। तो हो सकता है रिवॉल्व करने से आपका काम हो जाए, सेट ऑन हो जाए और बग स्टेबल हो जाए, या फिर सीपीयू खराब है आपका। तो आप लेकिन याद रखना, क्वालकॉम में सीपीयू निकालने के बाद बग नहीं बनेगी, आपको जब तक लगाओगे नहीं जब तक बग नहीं बनेगी। लेकिन एक्साइनोस और मीडियाटेक जो फ़ोन है उसमें सीपीयू निकाल के बाहर रखिए, फिर बग चेक कीजिए। अगर बग स्टेबल हो गई तो सीपीयू रिवॉल्व करके लगा दीजिए, अगर फिर कांपने लगी तो सीपीयू खराब है आपका। ठीक है, तो ये भी करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि क्वालकॉम के सीपीयू लगाने के बाद बग बनती है और मीडियाटेक और एक्साइनोस में बिना सीपीयू के बग क्यों बन जाती है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है। ठीक है, तो आप सीपीयू को और ईएमएमसी को हटा के इस फ़ोन में देख सकते हैं। लेकिन यार सीपीयू और ईएमएमसी को हम आखिरी में हटाते हैं, क्योंकि देखो सीपीयू ईएमएमसी उतारोगे तो 1 घंटे का टाइम लग जाएगा फिर रिवॉल्व करके लगाने के लिए, है ना। तो हम और भी फंडामेंटल देख सकते हैं। हम एक काम करेंगे, इसका एक चीज़ आप और देखो, मैं बताता हूँ। ये जितने भी फ़ोन होते हैं ना, यहाँ देखो क्या होता है कि आप कभी सील्ड भी निकालते हो। देखो यहाँ पे ये मैंने सील्ड निकाला है, देखो ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पूरा डैमेज हुआ है, ये देखो। और इधर 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 देखिए यहाँ पे डैमेज हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि मीडियाटेक के फ़ोनों में क्या होता है कि जब सील्ड अपन निकालते हैं तो इसमें एक्सटर्नल बक कन्वर्टर होता है जो लो एलडीओ बनाता है, और VA12 की एक वोल्टेज बनती है, उसके लिए एक 6 पिन का रेगुलेटर यूज़ हुआ है। तो कई बार सील्ड उखाड़ते समय कुछ पुल डाउन रजिस्टर का ग्राउंड निकल जाता है और उस सिचुएशन में भी बग कांपने लगती है और अपन परेशान हो जाते हैं कि डेट कैसे हो गया। तो आप देख सकते हो कि इस फ़ोन में कितने मतलब
अच्छे तरीके से सील्ड कटी है कि कुछ ग्राउंड्स निकले हैं। तो कई बार क्या होता है, देखो जैसे ये 2 रजिस्टर लगी है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे मान लो ये ग्राउंड होती तो ये ग्राउंड निकल गया तो उससे भी बक में इम्पेक्ट पड़ता है। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ ना कि आप एक बार बिटमैप खोल लो, ठीक है। देखो ये बिटमैप खोलो और बिटमैप खोल के जैसे यहाँ पे सील्ड डैमेज है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रजिस्टर लगी है ना, तो इसका दोनों सिरा यहाँ पे ग्राउंड है, देखो यहाँ पे, है ना। तो ये खैर एलसीडी के लाइन की रजिस्टर है, ठीक है, तो इससे दिक्कत नहीं आएगी। और आप अगर यहाँ पे सील्ड निकली है और कोई रजिस्टर का ग्राउंड निकला है तो ये सब ऑडियो सेक्शन का ग्राउंड है, तो इससे तो दिक्कत नहीं आएगी। और ये वाला जो ग्राउंड है ये है अनेबल का एलसीडी के, तो इससे भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे आपने देखा होगा Redmi 9A में VA12 की आईसी का ग्राउंड निकल जाता है तो उस कंडीशन में भी बग कांपती है, सेट डेड हो जाता है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि कोई भी फ़ोन में अगर बग फ्लक्चुएशन में है तो सील्ड जहाँ से उखड़ी है तो वहाँ देखो कोई रजिस्टर ऐसा तो नहीं जिसका ग्राउंड निकल गया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो रजिस्टर है इसका इधर का सिरा ग्राउंड है, इधर का सिरा तो ग्राउंड नहीं है, इधर तो वैल्यू है, इधर का सिरा ग्राउंड है, तो देखो ग्राउंड तो आ रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर ऊपर ग्राउंड होता, उखड़ा होता, तो फिर इसमें वैसे ग्राफिक की रजिस्टर है तो डेट की दिक्कत नहीं आती। इस तरीके से आप देख लेना। अब जैसे यहाँ पे देखो रजिस्टर लगा है यहाँ पे, तो अगर इसका ये सिरा ग्राउंड होता तो अपन ये उखड़ जाती तो दिक्कत आती, तो अपन एक जंपर ग्राउंड से उठा के यहाँ मार देते। लेकिन ये वाला तो रजिस्टर मुझे सही दिख रहा है, ये ग्राउंड नहीं है, तो ऐसा आप देख लेना, ठीक है। तो अभी भी बक में फ्लक्चुएशन है, इस फोन में सिर्फ पावर आईसी में काम हुआ है। तो कई बार पावर आईसी के खराब होने से भी बक में फ्लक्चुएशन होता है, ये भी आप समझ लेना। तो मैं सीपीयू पे काम करने के पहले या ईएमएमसी पे काम करने के पहले एक बार पावर आईसी को हम उतारेंगे, और पावर आईसी को उतारने के बाद एक बार उसकी पैड वैल्यू भी चेक कर लेंगे, क्योंकि इसका सर्किट तो है नहीं। तो पैड वैल्यू चेक करने से ये पता चल जाएगा कि पावर आईसी के अंदर इनिशियली कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है, या सीपीयू से कोई कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इससे भी बक में फ्लक्चुएशन आता है। तो कोई भी बड़ा काम करने के पहले एक बार आप पावर आईसी की जीआर वैल्यूज ले लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम पावर आईसी को निकालते हैं और एक बार उसकी जीआर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि हमने जो की है पावर आईसी निकाल लिया है, ठीक है। और अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं कि इसके, देखिए पावर कभी भी आप डायरेक्ट सीपीयू को ना निकालें, कभी भी ईएमएमसी को ना निकालें, आप सबसे पहले पावर आईसी को निकालें और उसकी पैड वैल्यू लें। पावर आईसी की पैड वैल्यू लेने से हमें एलडीओ लाइन की शॉर्टिंग का पता चल जाता है, या किसी भी दूसरी लाइन के ओपन होने का भी पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसमें एक वॉच डॉग की लाइन होती है जो लॉजिक लो होके अपना पावर सीपीयू ट्रिगर होता है इसमें। तो क्या होता है कि अगर पावर आईसी से लेके वॉचडॉग की लाइन में भी कोई फॉल्ट आ गया तो ऐसी सिचुएशन में भी बक में फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसके अलावा जो इसकी रीसेट बी होती है उसकी लाइन में भी कोई फॉल्ट आ गया, उस कंडीशन में भी बक में फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो सीपीयू अगर हम उठा देते हैं डायरेक्ट, या ईएमएमसी उठा देते हैं, तो उसको फिर रिबॉल्व करके लगाने में टाइम लगता है। और अगर माइक्रोन की एमएमसी यूएफएस हुई तो फिर फॉल्ट आ सकता है, ख़राब हो सकती है। या सीपीयू रिबॉल्व करके लगाते हैं या निकाल के देखते हैं तो उसमें भी आधा घंटा लगता है। तो कभी भी आप डायरेक्ट ना बड़ी आईसीयू पे अटैक ना करें, आप पहले छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें। तो चलिए इसकी रीडिंग लेते हैं, पैड वैल्यू, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। जीआर वैल्यू लेने के लिए हमें एक बार स्कीमेटिक ओपन करना होगा, और स्कीमेटिक में A54 का जो डाइवर्ट वैल्यू वाला ऑप्शन है उसमें आईसी ऑन बोर्ड पे जाना होगा। यहाँ पे जाके पूरी वैल्यूज़ का हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कोई पिन ब्रेक या कोई पिन शॉर्ट तो नहीं है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम इस कॉर्नर से। तो जो ज़रूरी पिन है उसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ये जो ग्राउंड है इसको छोड़ देंगे, और जो मेन पिन है उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। वैसे तो हर पिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है,
जैसे बक लाइन है उसको थोड़ी चेक करना है, लेकिन फिर भी फटाफट हम चेक कर सकते हैं। अगर आप जैसे कई सारी पिनों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में भी आप एक एक पिन, हर पिन को चेक कर सकते हो, लेकिन हर पिन चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो अपन मेन फोकस करेंगे एलडीओ लाइंस पे। एलडीओ लाइन का मतलब होता है जैसे देखिए यहाँ पे एक रीसेट की पिन है, रीसेट बी, ये चेक कर सकते हैं, सीपीयू से कनेक्ट होता है। उसके बाद अपन चेक कर सकते हैं जैसे कि VRTC की वो ये लाइन चेक कर सकते हैं, ये सब चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये वाली लाइन जो है मीसोमोसी की लाइन है, ये ऑडियो सेक्शन की लाइन है, तो इसमें दिक्कत नहीं आता है, लेकिन अब चेक कर रहे हैं तो एक तरफ से एक बार अपन कर ही लेते हैं। ठीक है, कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस कॉर्नर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा आप लोग कैसे इसको अपन को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम एक बार पैड वैल्यू लेते हैं। तो रेड प्रोब को ग्राउंड लगाना है और एक एक करके पैड वैल्यू लेना है। तो देखते हैं पैड वैल्यू, GR वैल्यूज हम इसको बोल सकते हैं। तो एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, और मैं बोलते जाता हूँ, हो सकता है कि GR वैल्यूज आपको ना दिखे, थोड़ा छोटा है। तो देखिए यहाँ ही से शुरू करते हैं कॉर्नर से। यहाँ पे 355 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 498 आ रहा है। ठीक है, अपना अलग अलग मल्टीमीटर होता है, यहाँ भी रीडिंग आनी चाहिए 300 के आसपास, तो यहाँ 499 आ रहा है, 400 के आसपास आनी चाहिए थी। यहाँ पे OL है तो OL ही है। ठीक है, फिर उसके बाद रीसेट भी, ये वाली पिन इंपॉर्टेंट है, इस पे रीडिंग आनी ज़रूरी है। अगर इस पे रीसेट भी पे रीडिंग नहीं आती तब भी हमारी बग फ्लक्चुएट कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे 1.8 पावर ऐसी CPU को देती है, इससे वोल्टेज होल्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ही वोल्टेज होल्ड होते हैं, तो ये ज़रूरी लाइन है। ठीक है, फिर आखिरी में ये क्लॉक लाइन है, तो इस पर भी रीडिंग आनी चाहिए, तो इस पर भी रीडिंग आ रही है, ये भी ठीक है। और फिर से हम वापस चलते हैं इधर। तो ये ऑडियो सेक्शन की इस पर रीडिंग आनी चाहिए, इस पर भी रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग देखिए आनी चाहिए, इस पर भी रीडिंग आ रही है। बाकी ये इधर बैटॉन है और VCDT लाइन है, तो ये वाली VCDT लाइन है, यहाँ पे भी रीडिंग आनी चाहिए, तो आ रही है। और उसके बाद हम चलते हैं रीसेट भी। ये वाली पिन रीसेट भी है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पिन। देखिए यहाँ पे रीसेट भी है। अच्छा, ऊपर की जो पिन थी ना वो रीसेट थी, और ये रीसेट बी है। ठीक है, ऊपर वाला रीसेट पिन थी, PM की रीसेट थी, ये रीसेट भी है। ये भी पिन बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, अगर ये भी अगर मिस हो जाती है तो उस कंडीशन में भी आपकी बग फ्लक्चुएट होंगी। इससे पहले जो मैंने रीसेट भी बोला था वो रीसेट भी नहीं थी, वो रीसेट पिन थी, रीसेट जिसको हम N के नाम से जानते थे। और ये आपकी रीसेट भी ये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे OL आ जाता तो इस सिचुएशन में CPU से लाइन ब्रेक होती है और इस सिचुएशन में हमें जंपर लगाना पड़ता। आप याद रखिए इस लाइन में OL होने से भी बग में फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, और ये वाली जो पिन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिन है। इस पर लिखा है एक्सो SOC, मतलब CPU के लिए क्लॉक लाइन है। इसमें 706 का रीडिंग है, तो हमारा जो मल्टीमीटर है 779 की रीडिंग दे रहा है। अगर ये लाइन भी ओपन होगी तो इससे भी आपकी बग फ्लक्चुएट होगी। तो आप याद रखते जाइए, इस फ़ोन में तो लाइन ठीक है, लेकिन आप किसी फ़ोन में अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वॉच डॉग, रीसेट बी और SOC एक्सो, ये सब लाइनों पे रीडिंग OL नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें OL होती है तब भी बग में फ्लक्चुएशन होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फिर से तीसरे नंबर लाइन में। तो ये लाइन से सभी पिनों पे रीडिंग आनी चाहिए तीसरे नंबर लाइन पे। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग पहली पिन पे, ये पहली पिन पे रीडिंग नहीं आ रही है, VCN33 की लाइन है। और दूसरी पिन पे रीडिंग देखते हैं, आ रही है। तीसरी पिन पे रीडिंग आ रही है। चौथी पिन पे रीडिंग आ रही है। पांचवी पिन पे रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये ड्राइव की लाइन है। ठीक है, ये देखना होगा कि रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये दो लाइन अपन को देखना होगा, ड्राइव और VCN 3.3, ये LDO लाइन है, लेकिन शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, इतना तो पक्का है। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन OL है और
और फिर आगे चले जाते हैं। तो आगे ऐसी कोई लाइन नहीं है जिस पर रीडिंग आनी चाहिए। अब चौथी लाइन चेक करते हैं। तो ये LDO लाइन है, तो ये लाइन ज़रूरी है, तो इस पर रीडिंग आ रही है, ठीक है, 300 की रीडिंग। और इसके बाद रीडिंग नहीं आती है, और उसके बाद से आगे चलते हैं तो यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए, आ रही है। और फिर यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए, आ रही है। और यहाँ पे भी रीडिंग आनी चाहिए, यहाँ पे भी 499 आ रही है। और यहाँ पे भी 500 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए। तो ये देखिए, ये वाली पिन ऑयल दिखा रही है, ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पिन। ये जो पिन है मैं आपको बता दूं, EXT PMIC अनेबल 2 है। इस पिन पे रीडिंग आनी चाहिए। अगर इस पिन पे भी रीडिंग नहीं आएगी तब भी बक में फ्लक्चुएशन होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पिन, इस पिन पे लगभग 500 के आसपास की रीडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पिन पे कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये लाइन, ये पिन अपन को देखना पड़ेगा कौन सी पिन है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पिन की रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। अगर आप देखोगे तो इस पिन के बगल में यहाँ पे रीडिंग आ रही है, ये लाइन है, ये अनेबल की लाइन है ये भी, लेकिन ये वाली जो पिन है यहाँ पे जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो रीडिंग नहीं आ रही, तो इससे भी बक में फ्लक्चुएशन होता है। तो देखिए पावर आईसी की रीडिंग लेने से कितना फ़ायदा होता है, उससे हमको एक एक पिन का पता चलता है। तो आपने देखा कि जो ये वाली जो पिन है इस पर रीडिंग नहीं आ रही है ना, तो रीडिंग क्यों नहीं आ रही है, और इससे भी बक में फ्लक्चुएशन होता है। तो जब भी आप मीडियाटेक के फ़ोन को रिपेयर करो तो इस लाइन का नाम मैं बता देता हूँ क्या है, आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से। मैं सर्किट एक बार ओपन करता हूँ। ये जो रीडिंग नहीं आ रही है ना, इस पिन का नाम है EXT PMIC अनेबल 2। इसका मतलब देखो क्या होता है, इसके लिए आपको ना थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लाइन है अनेबल 2 वाली, ये लाइन यहाँ से होते हुए ये एक LDO IC पे जा रही है, देखो, जो V812 बनाती है। तो इसके लिए ना मुझे आपको समझाना होगा, मतलब यहाँ पे रीडिंग ना आने का मतलब है या तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन ब्रेक है, या तो ये IC के अंदर की जो बॉल है ये डिस्कनेक्ट हो गई है, इसीलिए यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसीलिए बक में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको मेरे को पूरा समझाना होगा कि बक का फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन अभी हम रिपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर जो पावर आईसी लगी है उसका नंबर आप एक बार देख लीजिए, कौन सी आईसी है। यहाँ देखिए, ये जो आईसी है ये है MT6357 CRV, ये थोड़ा सा मिसमैच है। MT6357 CRV ये हमारा जो मीडियाटेक चिपसेट है। तो आप उसको थोड़ा मैं समझा दूं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो मीडियाटेक चिपसेट होता है इसमें 5 कॉइल लगी होती है। एक ये हाई LDO, कोर, मॉडेम, APC और VPA 5 कॉइल होती है। और इसके अलावा ना एक 4 पिन का एक्सटर्नल बक कन्वर्टर होता है। चूँकि ये आईसी पूरे बक नहीं बना पाती तो लो LDO यहाँ बनता है, इस कॉइल पे बनता है, ये आईसी बनाती है। और उसके बाद इसी वोल्टेज को 1.4 को 1.2 में कन्वर्ट करके CPU को दिया जाता है। तो ये भी आईसी हमारा बक वोल्टेज बनाने का काम करती है, मतलब 1.4 को 1.2 में कन्वर्ट करके CPU को देती है। तो ये जो लाइन मिस है वो यही लाइन है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली बॉल OL है, तो इससे इसका कनेक्शन टूट गया है। ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का जो 1.2 बनता है, इसको LDO बोलते हैं, V812 का LDO, इससे ये लाइन ब्रेक हो जाने के कारण ही हमारी पावर आईसी से बनने वाली पूरी बक वोल्टेजेस फ्लक्चुएट हो रही है, जिसका पता हम GR लेने से पता चला। तो और मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके लिए एक PDF मेरे पास है। हम क्लासेस में जो पढ़ाते हैं MTK बक सर्किट, उसी को मैं पहले आपको समझाता हूँ कि MTK का बक सर्किट कैसे काम करता है। तो ये फॉल्ट आपको पता चल जाएगा कहाँ से है। फॉल्ट तो मिल गया है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बक में फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। आप देखिए ध्यान से, देखिए ये जो पावर आईसी है इसकी 5 बक बनती है, मॉडेम, कोर, प्रोप, VPA और VS2। अब इसमें कंपनी ने 8 पिन की आईसी लगाया है, क्योंकि हाई LDO तो बन गया। अब जब तक 1.4 का लो LDO नहीं बनेगा तब तक हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। लो LDO हाई LDO दोनों ज़रूरी है, लेकिन MT6357 CRV जो आईसी है ये अनफॉर्चुनेटली लो LDO नहीं बनाती है। लो LDO बनाने के लिए एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाया गया है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्टर होता है क्या करता है कि इसको एक BPS दे देते हैं
2.05 का अनेबल दे देते हैं, तो यहाँ पे 1.4 का लो एलडीओ बनाता है। अब यही वाली वोल्टेज जाती है इस 6 पिन की आईसी में। अब ये 6 पिन का आईसी का काम होता है कि 1.4 को ये 1.2 में कन्वर्ट करके इस सीपीयू को देती है, जिससे कि आपका फ़ोन ऑन होता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इस आईसी की इन दोनों में से एक भी रजिस्टर निकल जाए, तब भी हमारे फ़ोन में ये आईसी का आउटपुट मिस हो जाएगा और बक में फ्लक्चुएशन होने लगेगा। और अभी हमारे फ़ोन में जो फॉल्ट है ये अनेबल वाली पिन मिस है। आप देखो, ये जो अनेबल वाली पिन है EXT PMIC अनेबल 2, ये इस आईसी से कनेक्ट होके और पावर से कनेक्ट है। तो जब मैंने पावर आईसी के अंदर GR वैल्यू ली तो OL आया, क्योंकि अगर ये लाइन प्रॉपर इस आईसी से कनेक्ट होती ना तो यहाँ पे OL नहीं आता, कोई ना कोई रीडिंग आती, 200 300 400 500 की रीडिंग आती। तो ये यहाँ से इस आईसी को अनेबल सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का जो ये एलडीओ सर्किट है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका पूरा बक फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो फॉल्ट हमें मिल चुका है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, या तो हम यहाँ से जंपर मारें, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कहाँ से जंपर लगेगा। देखिए, या तो हम पावर आईसी के अंदर से एक जंपर उठाएं, यहाँ से एक जंपर उठाएं और जंपर उठा के हम मार दें इस आईसी के नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी बक स्टेबल हो सकती है और सेट ऑन हो सकता है। या फिर हमारे पास एक और उपाय है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस आईसी को बाईपास कर दें। अगर इस आईसी को हम बाईपास कर देते हैं तो फिर इस अनेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पावर आईसी से, और जब अनेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम बाईपास करके टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा सेट ओके हुआ कि नहीं। अगर हमारा सेट ओके हो गया तो फिर हम बाद में जंपर लगा सकते हैं। तो बाईपास कैसे करेंगे, हम ये इनपुट में जो 1.4 आ रहा है यहाँ से एक जंपर उठा के आउटपुट पे जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि 1.4 यहाँ से आएगा और यहाँ से होके यहाँ निकल जाएगा। लेकिन 1.2 चाहिए और 1.4 सेफ नहीं है, लेकिन हम इस जंपर को मार के एटलीस्ट ये तो चेक कर ही सकते हैं कि हमारा बक स्टेबल हुआ कि नहीं। अगर बक स्टेबल हो गया तो फिर हम इस आईसी को, छोटी वाली आईसी को उतार के चेंज करके देख लेंगे, या फिर यहाँ से और यहाँ तक की लाइन चेक कर लेंगे। तो चलिए इस आईसी को हम बाईपास करते हैं। मैं दिखाता हूँ कि कैसे इस आईसी को बाईपास किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे बाईपास करेंगे। आप थोड़ा देखिए यहाँ से, ये जो 6 पिन की आईसी है यहाँ ये वाली देखिए, तो इसका जो इनपुट सप्लाई है वो है BS2 ये वाला, और आउटपुट ये है BS12। ठीक है, तो मुझे बस ये करना है कि यहाँ से एक जंपर उठाना है इस कैपेसिटर से एक जंपर उठाना है और इस कैपेसिटर पे लगा देना है। तो इस कैपेसिटर से जंपर लग के ये सप्लाई चली जाएगी CPU के अंदर। देखिए, ठीक है, अगर हमारी बक स्टेबल हो गई तो समझ लीजिए फॉल्ट ठीक हो गया। तो इस कैपेसिटर से जंपर उठा के इस कैपेसिटर पे मारना है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि बक स्टेबल होती है कि नहीं और सेट ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए मैं एक जंपर लगाते हैं फिर। तो ये रही आईसी। ठीक है, तो हम एक जंपर से यहाँ पे इसको शॉर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1.4 आता है और आगे 1.2 कन्वर्ट होता है। तो हम आईसी को बाईपास करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बाईपास हो से काम हो गया तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो फॉल्ट था वो ठीक हो गया। तो चलिए एक जंपर लगा लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जंपर से शॉर्ट कर दिया सर्किट को। ठीक है, ठीक है, और अब हम चलते हैं पावर आईसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और पावर आईसी को इंस्टॉल करके देखते हैं। ये मैंने पावर आईसी को रिवॉल्व कर लिया है। ठीक है, बस लगाना है, क्योंकि अगर हमने इस आईसी को बाईपास कर दिया तो अनेबल लाइन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी और जंपर हमें नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो हमें इसको रिपेयर करना चाहिए, ना कि जंपर से चलाना चाहिए। हम बस टेस्ट कर रहे हैं।
तो आपने देखा कि हमने पावर आईसी को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा जंपर था वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब हम अनेबल का कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं कि एक बार हम सेट में बग को चेक करते हैं। अगर बग स्टेबल हो गई तो समझ लीजिए कि हमारा फ़ोन ऑन हो गया। और अगर फ़ोन ऑन हो गया तो हम फिर से इस जंपर को निकाल के पावर आईसी के अंदर से एक जंपर उठा के और इस एक्सटर्नल जो एलडीओ है उसके एक पिन से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। ये वीडियो का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको ये बताना कि बग का फ्लक्चुएशन कहाँ कहाँ से होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं बोर्ड को पैनल में फिट करते हैं और देखते हैं कि हमारे बक जो वोल्टेजेस थे वो स्टेबल हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम पैनल में फिट करते हैं। देखिए हमने पैनल में फिट किया और चार्जर कनेक्ट करते हैं और मल्टीमीटर को हम DC 20 पे करते हैं और एक बार हम वोल्टेजेस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे BPH आ रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BPH 3.6 के आसपास बन गई है, ठीक है। और अब हम बग चेक करने चलते हैं। तो सबसे पहला बग 2.05 हाई LDO। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर 2.1 बन रहा है और इसमें कोई भी फ्लक्चुएसन आप देख सकते हैं नहीं है। हमारी पूरी जो वोल्टेज है वो स्टेबल हो गई है। दूसरी बग चेक करते हैं, 0.6 से 1.2 बनती है। आप देख सकते हैं कि पूरी वोल्टेज स्टेबल हो चुकी है। तीसरी वोल्टेज हम देखते हैं 0.6 से 1.2, ये भी स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएसन नहीं है। चौथी वोल्टेज देख सकते हैं 1.1 और इस पे तो बनती नहीं है। और एक्सटर्नल जो है बक कन्वर्टर 1.4 बनाता है। तो आप देख सकते हैं 1.4 यहाँ पे मिला और हमने इसको आगे दे दिया CPU को और इस आईसी का काम ही ख़त्म हो गया। इस आईसी का जो रोल था ये ख़त्म हो गया। तो जब इस आईसी का रोल ही ख़त्म हो गया तो इससे जो अनेबल आ रहा था यहाँ पे वो उसका कोई काम ही नहीं बचा और आपका फ़ोन का बग पूरा स्टेबल हो गया। तो चलिए अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो दोस्तों आपने इस तरीके से देखा कि जो हमारी बग है वो स्टेबल हो चुकी है और अब हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए एक बार बैटरी लगा के देखते हैं कि बैटरी चार्ज अगर होती है तो फ़ोन ऑन हो सकता है। तो देखिए अपन देखते हैं कि बग स्टेबल होने के बाद फ़ोन की कंडीशंस क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा फ़ोन है वाइब्रेट तो कर चुका है, ठीक है। और ये ऑन होता है कि नहीं, वाइब्रेशन तो आ चुकी है। तो LCD इसकी क्रैक्ड है दोस्तों। हाँ देखिए इसकी LCD भी ख़राब है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ लाइटें दिख रही हैं, LCD में कुछ दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे ना स्पॉट्स दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। ये LCDs ख़राब है इसके अंदर, इसीलिए इसमें कई सारे स्पॉट्स हैं, इसीलिए शुरू में ओप्पो का लोगो सही से हाईलाइट नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो आपने देखा कि ये जो फ़ोन था इसके अंदर बक में फ्लक्चुएसन था। तो बक में फ्लक्चुएसन होने के बहुत सारे रीजन्स मैंने आपको समझाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप भी रिपेयरिंग करेंगे और बक में फ्लक्चुएसन आएंगे तो आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।